सो डेट बोले तो 29th of October, नहीं 29th of August, 29 August 2025। ओके। सो हमने जो है लिनियर मोमेंटम। ओके। लिनियर मोमेंटम। ओके। अच्छा जी, लीनियर मोमेंटम का सीन ये है कि अगर आप इसको पेपर के रिस्पेक्ट से देखो ना, तो पेपर में जो है ना तकरीबन एक एमसीक्यूज, एक या दो एमसीक्यूज बहुत मुश्किल होते हैं। एक एमसीक्यूज आ रहा होता है मेनली, सही है। एमसीक्यू, और तकरीबन जो है वो आपके पास सम टाइम तकरीबन जो है ना 4 to 6 मार्क्स इसके आते हैं। 4 to 6 मार्क्स जो है मतलब लाइक कभी कभार आते हैं, कभी कभार इसी 4 to 5, 3 to 5 ले लो, 3 to 5, 3 to 5 मार्क्स P2 के अंदर आते हैं, सही। ये आज माशाल्लाह से नए नए बच्चे आ रहे हैं। अब्दुल आदी कहाँ हो गए, इतने दिनों बाद आ रहे हो, खैर तो है? कहाँ बिजी थे भाई? कुछ तो सर बताओ वो यार। सर आवाज आ रही है। बोलिए जी। सर वो मेरा 2 नवंबर में प्लान चेंज हो गया था पेपर देने का। फिर मेरा प्लान चेंज हो गया था तो मैं सर रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, लेकिन मई जून में दूंगा मैं 26 के। फिजिक्स। जी। तो एक बात बताओ कि आप प्राइवेट कर रहे हो या फिर वो कर रहे हो? मैं सर प्राइवेट ही कर रहा हूँ। प्राइवेट कर रहे हो तो फिर यार ये वाली क्लासेस ना लो ना। फिर आप दूसरी वाली क्लासेस ज्वाइन कर लो, मई जून 26 वाली ज्वाइन कर लो, ये क्यों कर रहे हो फिर? हाँ बस सर ये बस मैं तभी नहीं लेता, बस अभी आप वो लेऊंगा बस फिर कहीं बस और सही है। देखता हूँ। सही है, अगर तो मेरे साथ पढ़ना है तो फिर मैं आपको जो है ना वो बता दूंगा, और 26 का जो मई जून का बैच है उसमें भी मैं आपको एडजस्ट कर लूंगा, सही है। सही। चलो। अच्छा जी, आ जाओ भाई। सो अच्छा देखो, सीन ये है कि मोमेंटम के अंदर जो है ना हमारे पास सबसे पहले तो दो चीज़ें आती हैं कि भाई हमने मोमेंटम की डेफिनेशन देखनी है, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट देखना है, डेफिनेशन देखनी है, और टाइप ऑफ मोमेंटम देखना है। तीन चीज़ें हैं, सही है। और मोमेंटम के अंदर जो एनर्जीज आ रही है, तीन चीज़ें हमने देखनी है। मैं कोशिश है मैं आज जो है ना ये चैप्टर तुम लोग को कंप्लीट करवा दूँ, लेकिन देखते हैं कितना हो पाता है, सही है। अच्छा। अगर हम मोमेंटम की डेफिनेशन देखें, मोमेंटम या फिर लिनियर मोमेंटम, तो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि बेसिकली मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके। एंड पी जो है इसको रेफर हम पी से कर रहे होते हैं मोमेंटम को, सही है। और हम जो होते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी। वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से जो है वो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। और जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। और मोमेंटम जो है वो हमारे पास हमने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी है। कोई मुझे यूनिट बता सकता है मोमेंटम का? सर क्वांटिटी न्यूटन देख। मीटर। न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन न्यूटन। मीटर। न्यूटन मीटर कैसे, वो तो मोमेंट का होता है। ओ जी। सर मोमेंटम हम्म। का। kg/-1। के जी, हाँ जी, वेरी गुड, हो गया। बस सिर्फ के जी मास को देख लो ना, के जी मास के जी है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सही है। और आपके पास जो है यूनिट आपके पास आ गया kg/-1। ओके। अच्छा जी। सर अभी मोमेंट हमने पढ़ा नहीं है ना। नहीं नहीं, वो उसके फोर्सेस के बाद आएगा। ठीक है। सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास सिंपल मोमेंटम होता है, सही है। अब चूंकि मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर तुम्हारे पास किसी चीज़ का मास ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी, तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। वेलोसिटी कम होगी, मास ज़्यादा होगा, तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, सही है। जैसे कि तुम हाथी की एग्जाम्पल ले लो, अगर वो चल भी रहा होगा तो चूंकि उसका मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। इसी वजह से अगर तुम बुलेट की एग्जाम्पल ले लो तो उसका मास जो छोटा सा है, तुम उसको किसी को हाथ से फेंक के मारो तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फायर करोगे तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि तुम्हारा काम तमाम हो सकता है, सही है।
अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना सिंपल मोमेंटम हो गया, सही है। अच्छा, अच्छा, मोमेंटम बेसिकली, मोमेंटम का इफेक्ट तुम्हें कब पता चलेगा, क्योंकि सारा केस यही है कि भाई मोमेंटम हमने देख तो लिया, मोमेंटम इज बेसिकली द मेजर ऑफ मोशन, तुम्हारी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा मोशन है, ओके। या मेजर ऑफ मोशन एंड एनर्जी है ना बॉडी, सही, ये हम इसको कह रहे थे मोमेंटम को, सही। तो अब मोमेंटम का पता तब चलता है, यानी अगर किसी बॉडी के अंदर मोमेंटम ज्यादा है या मोमेंटम कम है, तो उसका पता तब चलता है जब कोलिजन होता है, सही है। यानी अगर एक एक ऑब्जेक्ट तेज जा रहा है, अब बुलेट है, सही है, या बॉल है, मतलब तुम अगर क्रिकेट खेलो या फुटबॉल खेलते हो, तो अगर क्रिकेट में किसी ने शॉट मारा, सही है, जब बॉल को तुम कैच करते हो या बॉल को तुम रोकते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि सामने वाले ने कितनी जोर से बॉल मारी है, ये बॉल कितनी तेज आ रही है, राइट। सिमिलरली फुटबॉल के अंदर अगर किसी ने किक किया है, तो जब तुम उसको रिसीव करते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि जो है ना सामने वाले ने कितना जोर से मारा है, राइट। और तुम्हें फिर तुम उस हिसाब से फिर उसको रिसीव करते हो, अपने पाँव को उस तरह से लेके जाते हो कि जो है ना तुम्हारे पास बॉल ठहर जाए, वरना अगर किसी ने बहुत जोर से किक मारा है और तुम भी अपने जो है ना फुट को बहुत स्ट्रिक्ट रखोगे, बहुत हार्ड रखोगे, तो बॉल इवेंचुअली तुम्हारे पाँव से टकरा के इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। सेम गोज विद क्रिकेट, अगर बॉल तुम्हारे पास हार्ड बॉल है खासतौर पे, और वो बहुत तेज किसी ने शॉट मारा है और तुम्हारे पास हाथ में बॉल आ रही है, देन यू हैव टू रिकॉइल योर हैंड बैकवर्ड, ताकि जो है तुम्हारा तुम्हें जो है ना पकड़ने में आसानी हो, सही है। सो मोमेंटम का जो इफेक्ट है वो हमें कोलिजन से पता चलता है। तो कोलिजन को समझने के लिए ना हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना पड़ेगा, सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सही है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना बस उसके बाद आगे चलेंगे। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है, वो ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, सही है। तो इसकी जो वेलोसिटी लेट से मैंने दे दी 2 मीटर्स पर सेकेंड, सही है। और इसका जो मास मैंने तुम्हें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 kg। कोई मुझे इसका मोमेंटम बता सकता है? 10। ओके, आप बता रहे हो कि मोमेंटम जो है वो इसका 10 हो जाएगा, मास टाइम्स वेलोसिटी, सही है। और मोमेंटम जो है वो आ गया 5 into 2 is 10, सही हो गया, kg/s ओके। अच्छा, ये मोमेंटम है वन डायमेंशन के अंदर, सही है, ये हमने कहा वन डायमेंशन, ओके। अगर मोमेंटम 2 डायमेंशन के अंदर आपके पास आ जाए तो क्या करोगे? अगर मोमेंटम आपके पास 2 डायमेंशन के अंदर आ जाए, मतलब ये है कि अगर जो है, यार इसका जो है ना ये होना चाहिए, ये सही रहेगा, सही है। अगर मोमेंटम आपका 2 डायमेंशन के अंदर आ जाए, सही है, सो उस 2 डायमेंशनल मोमेंटम को आपने किस तरह से डील करना है उसको भी इधर समझ लेते हैं, मतलब उसको बस आपने ब्रेक करना होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, सही। मतलब लेट्स से कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट है, सही है, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सही है। और सही है, और उसने जो है ना, मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल से उसको देखना चाह रहे हो, सो हॉरिजॉन्टल से जो उसका एंगल बन रहा है, वो उसका एंगल बन रहा है तकरीबन तकरीबन 30 डिग्रीज, ओके। और उसकी जो वेलोसिटी है वो जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड, सही है। और उसका जो मास है वो 5 kg, सही है। और अच्छा, अब आपसे मुझे पूछना है, अब देखो यहाँ पे जो है ना ये तो अगर तो मोमेंटम ये तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा तो कोई मसला नहीं है, अगर मिडवे जा रहा होगा ना तो फिर प्रॉब्लम होगा, सही है। सो अब इसके अंदर तुम क्या करोगे, इसके अंदर तुम्हें ये 2 डायमेंशनल मोमेंटम कहलाता है, सही है। ये जो हमारे पास जो है ना 2D मोमेंटम होगा और तुम्हें इसको जो है ना 2 डायमेंशंस के अंदर सॉल्व करना होगा, सही है। तो अभी तुम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर थोड़ा सा वेक्टर देख के आ रहे हो कि अगर वेक्टर तुम्हारे पास इस तरह से होगा, तो तुम उसके दो कंपोनेंट्स बना लोगे, राइट। दो कंपोनेंट किस तरह से बनाओगे? एक कंपोनेंट तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये कंपोनेंट बन जाएगा, सही है। और एक कंपोनेंट तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा। बच्चों, दैट क्लियर? ये बात तो समझ में आई? जी सर। सही है, ये दो कंपोनेंट बन जाएंगे, सही है। तुम चाहो तो दो कंपोनेंट यहाँ पे बना सकते हो, या चाहो तो एक यहाँ पे बनाओ और एक यहाँ पे बनाओ, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। अच्छा, ये चीज़ हो गई, तो अब ये वाला जो होगा ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, साइन या कॉस? एनीबॉडी? 3 cos बनेगा ना। सही हो गया, वेरी गुड हो गया। सो आपने कहा कि भाई ये हो जाएगा 6 cos 30, और ये हो जाएगा 6
साइन 30, सही है। तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो अब ये देखो, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट आए, राइट। अब अगर तुम्हें मोमेंटम निकालना है तो तुम जो है ना, मोमेंटम p इन वर्टिकल डायरेक्शन y, तो वो मैंने ले लिया मास विच इज 5 kg। भैया चलो मैं मास लिख देता हूँ, मास टाइम्स वेलोसिटी एंड साइन थीटा, ओके। और फिर उसके बाद तुमने लिख दिया 5 टाइम्स 6 साइन 30, ओके। एंड एक बात हो गई, और अगर तुम्हें मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो तुम क्या करोगे, mv कॉस थीटा, सही है। और 5 टाइम्स 6 कॉस 30, कॉस 30, ओके। ये तुम्हारे पास हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा जी। सो ये अब आपके पास जो है ना कुछ चीज़ें आपको बता दी, सही। आगे कैलकुलेट करोगे तो उससे निकल आएगा, सही है। सो आपको पता चलेगा कि बॉल जो हॉरिजॉन्टली कितना मूव हो रही है, वर्टिकल कितना जा रही है, सही है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर आप क्या लिखते हो, सही है। वो आप लिखते हो कि भाई इन एन आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम, द total momentum of the interacting bodies before and after the collision should be same, या फिर तुम कह लो इक्वल, या फिर तुम कह लो कंजर्व या कांस्टेंट, राइट। यानी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद तुम्हारे पास जो मोमेंटम रहने वाला है वो सेम रहने वाला है, सही है। लेकिन सिस्टम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, सही। पहली बात कि सिस्टम जो है वो आपके पास आइसोलेटेड होना चाहिए, सही है। और दूसरी बात ये है कि हम बात करें टोटल मोमेंटम की, ओके। अगर तुम्हें कोई भी नंबर दूं और मैं तुमसे बोलूं इनका टोटल निकाल दो, टोटलिंग के लिए तुम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से, यस एनीबडी, कोई मुझे बता सकता है। एडिशन। एडिशन परफॉर्म करते हो, सही हो गया। सो तुम्हारे पास ये एडिशन यहाँ पे आ जाएगा, सही है। तो इसका मतलब है टोटल मोमेंटम जब भी निकालोगे तो तुम हमेशा ऐड करोगे और तुम जो है डायरेक्शन कंसिडर करके ऐड करोगे, सही हो गया। ये बात हो गया। अच्छा उसके बाद जो है, और हमने तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे बात की कोलिजन की, सही है। ये हमने तीन चीज़ों की बात की है, सही है। और इसको जो है, यार कॉल तो ना किया करो यार। अच्छा फिर उसके बाद जो है, दूसरी चीज़ हमने बात की है कि हमारे पास जो है, पता नहीं क्या बोल रहा था मैं, हाँ। अच्छा मूसा कह रहा है कि बिफोर द कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज कैन यू आल्सो राइट सम मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। ये देखो टू बॉडीज जरूरी नहीं है, सही है। दो से ज्यादा बॉडीज होंगी तो भी वो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सही। हाँ तुम इसकी दूसरी डेफिनेशन में इस तरह से लिख सकते हो कि द चेंज इन momentum the change in momentum from one body should be equal and opposite opposite to the change in momentum from the other body, सही हो गया। ये आपके पास जो है ना दो केसेस हो गए, सही है। इस तरह से आप लिख लो, सही है। तो ये आपके पास आपको नंबर दे जाएगा। अच्छा अब जो है हमें, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप जो हो आइसोलेटेड सिस्टम जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ना लिखो, सही है। उसकी सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि
टू बॉडीज ना लिखो, क्योंकि टू दो से ज़्यादा बॉडीज भी हो सकती हैं। सही। जल्दी जल्दी अब इसको समझते हैं, फिर उसके बाद जो है ना आगे चलेंगे। आ जाओ। सबसे पहले हमने बात की आइसोलेटेड सिस्टम की। सही है। आइसोलेटेड सिस्टम देखो, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होने वाला है कि जिसके अंदर जो है ना कोई वो नहीं होगा। सही है। जिसके अंदर कोई फोर्सेस नहीं होगी, कोई फॉरवर्ड कोई बैकवर्ड फोर्स नहीं होगी। सही है, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। सही है। नो फोर्स प्रेजेंट। ओके। अगर फोर्स नहीं है तो उससे क्या होगा कि ना तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो ना तो स्पीड अप हो सकते हैं, ना तो स्लो डाउन हो सकते हैं। राइट। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि द ऑब्जेक्ट इन आइसोलेटेड सिस्टम moves with constant velocity। ओके, ये बात आपने बता दी। अच्छा जी। चलो। अम ये हो गया टोटल मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, मैंने बता दिया कि टोटल मोमेंटम में बस आपने याद रखना होगा कि व्हेन यू आर टोटलिंग द मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। ओके। सो टोटल मोमेंटम के लिए आपने क्या करना होगा कि ऐड 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 अप ऐड ऑल द मोमेंटम कंसिडरिंग देयर डायरेक्शन। ओके। डायरेक्शन। ओके। अगर डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है तो लगाओगे, अदरवाइज आपने हमेशा ऐड करना होगा। ओके। ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा जी, कोलिजन बेसिकली इंटरेक्शन होता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ फर्दर। सही है, ये मेरे पास हो गया मोमेंटम। सही है। और अच्छा, अब दो केसेस हैं, उन दो केसेस को पास वर्ड से समझते हैं। हमारा मोमेंटम हो चुका है पूरा। सही है। अभी हमने सिर्फ मोमेंटम, एक ही सफे में हमने पूरा मोमेंटम खींच दिया। सही। ऑल इसके अंदर मैं लंबी बहुत करता हूँ, बट मैं अभी लंबी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। एमसीक्यू से मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों को समझा रहा हूँ। और हमने जो है ना फिर उसके बाद जो है वो करना होगा। सही है। क्या बोलते हैं अपना, फिर उसके बाद जो है वो अपन ये कर लेंगे। बल्कि ना एक काम करते हैं, डायरेक्ट एक सेकंड दो बस। मोमेंटम यहाँ पे एनर्जीज मोमेंटम के अंदर आती हैं, वो मुझे करवानी है। सही है। पहले ये करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद वो करवाऊंगा। सही है। यार एक तो जो है ना, ओके ओके ओके, तुम लोग का ग्रुप है ये रहा। सही है, मैं सारी चीज़ें तुम लोग को सेंड कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अच्छा, तुम लोग को ना सबसे पहले तुम लोग ने ये कोशिश करनी है। उप्स, क्यों भाई? आ गया आ गया। अम, तुम लोगों ने सबसे पहले कोशिश करनी है कि इसकी थ्योरी निकालो। ओके। एमसीक्यू बाद में करना, पहले थ्योरी करना। मोमेंटम की पहले एमसीक्यूज नहीं करना, पहले थ्योरी करना, बाद में एमसीक्यू करना। सही है, ये लो। मैं पहले जो है ना एमसीक्यू करवा रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर एमसीक्यू से जो है ना कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ जाएंगे, थ्योरी में थोड़ी सी लंबी कहानी होगी। सही है। और उसके बाद जो है थ्योरी 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 के लिए मुझे जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। और सही है, ये लो। मैंने दोनों फाइल भेज दी। पहले थ्योरी वाली करना, फिर एमसीक्यूज करना। सही, मैं पहले एमसीक्यूज कराऊँ, बाद में थ्योरी करवाऊंगा। सही। आ जाओ। सो ये भेजा मैंने तुम लोग को। सही है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आ गई। सही है। यार अगर मैं इसको वहां पे खोल लूँ,
ओके, इसके अंदर से मुझे अभी फिलहाल वो क्वेश्चन करवाने हैं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, सही है। सो तुम लोग का ये ग्रुप आ गया, ये रहा। ओके, अच्छा जी, भाई पहला क्वेश्चन देख लो भाई, रीड करो, कौन रीड करेगा? मूसा से करवाते हैं, मूसा ना बहुत कम कम बोल रहा है, मूसा रीड कर ले भाई पहला क्वेश्चन। A ball of 2 kg traveling at 8 meter per second strikes a ball of mass 4 kg traveling at 2 meter per second. Both balls move at the same velocity v. What is the magnitude of the velocity v? ओके भाई, अच्छा जी, कर लेते हैं भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दो, सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आपने अप्लाई किया, सही है, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते थे भाई? टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, राइट भाई? दो बॉल हैं आपके पास, सही है, सिस्टम के अंदर दो बॉल हैं। सो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन आपके पास आ जाएगा, अम, एक 8 सेकेंड, इंटू टू प्लस 4 इंटू 2 ना। हाँ जी, 8 इंटू 2 ये आ गया एक मोमेंटम, और फिर 4 इंटू 2 ये आ गया दूसरा मोमेंटम, सही है। ये आ गया बिफोर द कोलिजन, सही, हमने कहा कि बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन बराबर है। अब आफ्टर द कोलिजन के लिए दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सही है। सो या तो तुम 2 इंटू वी कर लो एंड 4 प्लस 4 इंटू वी कर लो, दोनों को मास उसको एड अप कर लो, राइट। सो 2v प्लस 4v है, तो तुम ऐसे कर सकते हो, या 6v डायरेक्ट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, सही। सो हो जाएगा 16 प्लस 8, सही है, इज इक्वल्स टू 6v, सही है। और फोर आंसर। सही हो गया, अच्छा जी, आ जाओ भाई, ये हो गया, ये रीड कर लो भाई हमारा। Two equal masses travel towards each other on a frictionless air track at speed of 60 centimeter per second and 40 centimeter per second. They stick together on impact. What is the speed after impact? What is the speed of the masses after impact? उसने कहा भाई तो वो है, इक्वल मासेस है, तो ये इक्वल मासेस का क्या मतलब होगा कि अगर लेट से इसका मास m है तो इसका भी मास m होगा, ओके। सो अब जो है, हम जब दोनों के मासेस हम इक्वल हैं हमें पता चल गया, सही है। बिफोर द कोलिजन क्या है, क्या करोगे, कैसे करोगे? सर बिफोर कोलिजन इक्वल्स आफ्टर कोलिजन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस होगा। ओके, 60 की इसकी वेलोसिटी है और m इसका मास है, सही है, प्लस 40 की इसकी वेलोसिटी है माइनस साइन के साथ, और m जो है वो ये आ गया, सही है, ये मोमेंटम बिफोर द कोलिजन आ जाएगा, सही है। सो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन आ गया 20, सही है। आफ्टर द कोलिजन उसने कहा कि बोथ स्टिक टुगेदर ऑन इम्पैक्ट, सही है, और वो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। और जो है ना वो आपके पास आ जाएगा, क्या लगा रहे हो, बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? 2m नहीं नहीं। और v आ जाएगा, सही है। मतलब बोथ इम्पैक्ट, बोथ कंबाइन टुगेदर, ये स्टिक टुगेदर आफ्टर इम्पैक्ट, एंड उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, सही है क्या? अच्छा जी, सो 20m डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल्स टू v, m से m कैंसिल कर दो, 10 आ जाएगा, सही है। चलो, आफ्टर कोलिजन समझ नहीं आया, 2m कैसे आया? देखो ना, उसने कहा कि बोथ दे स्टिक टुगेदर ऑन इम्पैक्ट, ओके। तो स्टिक टुगेदर का मतलब है दोनों के मासेस ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों चिपक गए ना। या अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई बिफोर द कोलिजन ये, आफ्टर द कोलिजन जो है ना वो m v प्लस m v, राइट। क्योंकि दोनों जब चिपक जाएंगे तो इसका मतलब है कि बोथ विल मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, राइट। स्टिक टुगेदर का मतलब यही होता है, ओके, समझ रहे हो भाई? यस, जी। सही हो गया। तो इस वजह से मैंने m v दोनों के ले लिया, दोनों को सेम डायरेक्शन में ले लिया, सही है। तो उस वजह से फिर तो मेरे ये पास, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना जब ये हाँ स्टिक जी, होंगे तो। हाँ जी, सही है। सही, लेकिन उस एक ऑब्जेक्ट का मास दोनों के मासेस को ऐड अप करके आएगा, सही ना, इतना सेंस तो बन रहा है। जी जी। सही हो गया, चलो हो गया, आगे आ जाओ। अच्छा, ये थोड़ा सा टोटल मोमेंटम फोर्स थोड़ा सा आ गया इसके अंदर, सही है, इसको फॉर नाउ इग्नोर कर दो। हम्म, तुमसे डेफिनेशन के अंदर कह रहा है कि वे स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सही है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सही है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये मोमेंटम की डेफिनेशन है, करेक्ट है, बट दिस इज नॉट रिलेटेड विद व्हाट दे आस्क्ड, ओके। मोमेंटम इज कंजर्व ओनली इन एन इलास्टिक कोलिजन, नहीं ये गलत है, सही है। मोमेंटम इज कंजर्व बाय द बॉडीज इन द कोलिजन,
अम, ये आपके पास नहीं है, इनकम्प्लीट है, सही, ऑल दो करेक्ट है बट इनकम्प्लीट है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट। ये नो एक्सटर्नल फोर्सेस या आइसोलेटेड सिस्टम आपको कहना जरूरी होता है, राइट। हमने आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या आप समझा था, कि एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, ओके। चलो फिर जी। ये सी समझा देंगे गलत कैसे है देखो इसके उसने कहा अंदर। कि मोमेंटम इज कंजर्व बाय ऑल द बॉडीज इन द कोलिजन, ये करेक्ट है लेकिन इनकम्प्लीट है। आपको यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम नहीं लगाओगे तो रियल सिस्टम के अंदर फिर ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा, समझ लो। रियल सिस्टम के अंदर हाँ फिर आपको और चीजें भी कंसिडर करनी पड़ेंगी, सही है। ये नो सही। एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा उसके साथ, सही है। टी क्यों इनकरेक्ट है? कौन सा भाई? टी। डी फॉर डॉग, वो सही है ना, वही तो आंसर है, सही हो गया। चलो, ए इज नॉट द आंसर, ए जो है वो करेक्ट है बट क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, इस वजह से ए इनकरेक्ट है, ओके। ओके जी, चलो आगे आ जाओ भाई। तुमसे कह रहा है चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, सही है। अब देखो ये बॉल इधर को आ रही है, इसको मैं प्लस ले रहा हूँ, जा रही है नेगेटिव ले रहा हूँ, सही है। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा? चेंज फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही है। माइनस इनिशियल मोमेंटम, सही है। सो चेंज इन मोमेंटम तुम्हारे पास आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम में मेरे पास है फाइनल वेलोसिटी 30, सही है। और जो मास उन्होंने दिया हुआ है वो ग्राम के अंदर दिया हुआ है 100, तो उसको कन्वर्ट कर लेना प्लीज, सही है। सो 0.1 kg हो जाएगा, सही है। सो 30 × 0.1 kg, सही है। माइनस, फिर अब, हाँ -30 भी लेंगे। जी भाई, 30 30, हाँ जी माइनस आएगा, सही हो गया। ये वाला माइनस जो है वो डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, और दूसरा वाला माइनस जो है वो चेंज की वजह से आ रहा है, ओके। सही है। सो ये 20 × 0.1, सही है, मास को मैंने कन्वर्ट कर लिया, सही है। सो ये तकरीबन आपके पास हो जाएगा 5 आ जाएगा, ओके। 5 नेगेटिव साइन के साथ आ रहा होगा, बट किसी भी आंसर के अंदर नेगेटिव नहीं है तो फिर तुम पॉजिटिव कंसिडर कर लो, सही है, नेगेटिव को इग्नोर कर दो। अगर दो आंसर नेगेटिव होते, दो पॉजिटिव करते, देन यू हैव टू कंसिडर द नेगेटिव साइन एज वेल, ओके। अच्छा जी, चलो जी आगे आ जाओ। कोलाइड ट्रेवल कांस्टेंट स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन, ये अभी कर चुके हैं अपन। आ जाओ भाई। कौन रीड कर रहा है? अयान रीड कर लो प्लीज। जी सर, द डायग्राम shows two spherical masses approaching each other head on at an equal speed u. One is of mass m. Showing the situation after the collision is not consistent with the principle of conservation of momentum. अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भाई वैसे? सर वही के नो एक्सटर्नल फोर्सेस। अप्लाई वो कंडीशन है, कहता है ये कि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, राइट। ये हम जी जी। प्रिंसिपल है। और ये अप्लाई कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्सेस ना हो, सही है। अच्छा, अब पहले हम जो है ना सही टोटल मोमेंटम बिफोर, क्योंकि ये तो बिफोर की कहानी दी हुई है, सही है। तो हम पहले बिफोर का निकाल लेते हैं, और फिर देखते हैं कि भाई आफ्टर हमारे पास मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, सही है। सो अब बिफोर के लिए हमारे पास आ जाएगा 2 m यू, सही है। और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको नेगेटिव ले रहा हूँ, और ये हो जाएगा mu नेगेटिव साइन के साथ, सही है। सो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन जो है वो मेरे पास आ रहा है mu, ओके। ये बात समझ में आ गई? सही। अब मुझे जो है हर ए बी सी डी में से हर किसी को सॉल्व करना है, और चेक करना है कि कौन सा का मोमेंटम जो है ना वो mu के बराबर आ रहा है। जिसका mu के बराबर आएगा वो सही होगा, सही है, अकॉर्डिंग टू लॉ, सही है। और जो जिसका नहीं आएगा, दैट विल बी नॉट कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, ओके। आ जाओ भाई, ए से शुरू कर लेते हैं। अब देखो हमने नेगेटिव ये वाली डायरेक्शन को लिया, पॉजिटिव ये वाली डायरेक्शन को लिया, सही है। सो अगर हम मास टाइम्स वेलोसिटी कर लें, सो 2 mu/3, सही है। इसकी आ गई नेगेटिव साइन के साथ, प्लस 5 mu/3, राइट। जब आप एड अप करोगे, सो तो आपके पास सी नहीं हो जाएगा? डायरेक्ट हो गया सी। हर एक बंदा एक करके देख लो, मैंने जब ये किया तो मुझे मिलेगा 3/3 mu मुझे मिल रहा है, सही है। और आप कह रहे हो 2 mu/6, और प्लस 2 mu/3, सही है। सो हो जाएगा 4 m, अच्छा ये 2 कर दो, इसको 2 कर दो, सही है। सो 6 mu/6, तो इसका भी mu आ रहा है भाई, इसका भी mu आ रहा है। इसका मतलब है ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, राइट।
अच्छा जी, अब बी और सी में, बी और डी में से देख लेते हैं। उसने उसने पूछा वो नॉट कंसिस्टेंट, मतलब जो है ना, जो लॉ को फॉलो ना करे, जिसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल शायद मोमेंटम जो डी है वो होगा। एम यू नहीं हो। हाँ, डी होगा, जो कहते हैं 2m² हो रहा है इसमें। स्क्वायर थोड़ी होगा, पागल है, ऐड होगा। 2m, सही है, 3m हो जाएगा। सो 3mu/3, राइट। सो 3 से 3 कैंसिल कर दोगे, mu हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सही सर है। सो बी बी होगा। बी बच रहा है, हाँ जी। तो अगर तुम्हें सॉल्व करना है, 2mu/6 नेगेटिव साइन के साथ, और फिर प्लस 2mu/3, सही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। सो 4mu/6, सो 2mu/6 आ जाएगा, विच मीन mu/3 आ रहा है, सही है। सो बी हो जाएगा आपका, ओके। सर एक second, आप ये मुझे बता सकते हैं कि ये MU जो ऊपर आपने किया है वो हम्म। समझा सकते हैं? देखो, इसका जो मोमेंटम है, इसका जो मोमेंटम है वो 2mu है, सही है। जी। इस वाले ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो -mu है, सही है। क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हमने इस डायरेक्शन को अपने हिसाब से पॉजिटिव लिया, इसको अपने हिसाब से नेगेटिव लिया, राइट। जी। अब ठीक। स्टार्टिंग में जिसको जिस जिस डायरेक्शन को जो साइन दे रहे हो, थ्रू आउट द क्वेश्चन वही रहना चाहिए, वरना मसला होगा, ओके। ठीक है, तो हमें अच्छा नीचे जी, वाले से ऊपर वाला कंपेयर करना है। हाँ, बस फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को ऐड किया और इनकी डायरेक्शन कंसिडर करके, तो ये चूंकि नेगेटिव एमयू था और ये पॉजिटिव एमयू था, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर एमयू बच गया, ओके। सही, ठीक है, सही है, समझ गया। सही, बस ये कहानी। अच्छा जी, अब ये सब तुम लोग खुद से खुद ही हो जाएगा, सही। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सही है। कोलाइड, स्टिक टुगेदर के एक केस में करवा दूंगा, जितने स्टिक टुगेदर वाले केस हैं ये सब तुमसे खुद होने चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, 15 वाला मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा, सही। ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ऑल्दो अगर तुम इसमें बस मोमेंटम और काइनेमेटिक दो चीजें लगनी, सही। ट्राई करना। ये थोड़ा सा वेक्टर आ रहा है, क्या हम ये कर सकते हैं? इसके अंदर ना फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, सो 25 न्यूटन फोर्स, तो छोड़ दो, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ये हम कर चुके हैं, अभी पहला क्वेश्चन हमने किया था, सही है। उसी तरह का था, वैल्यूज चेंज है, सही है। स्टिक टुगेदर ये हम कर चुके हैं। ये आ जाओ, ये रीड कर लो, कौन रीड करेगा भाई? हारून रीड कर ले भाई। जी सर. A stationary firework explodes into three pieces. The masses and the velocities of the three pieces immediately after the explosion are shown. What are speed v1 and speed v2? भाई हैवी मैथमेटिक्स आने वाली है, पहले तो मुझे बताओ स्टेशनरी का क्या मतलब है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? Zero. वेरी गुड, हो गया, सही। जीरो। ये याद रखना प्लीज, ये बार बार स्टेशनरी का वर्ड आएगा, सही है, तो उसमें फॉरन मोमेंटम जीरो हो जाएगा, सही। इनिशियल मोमेंटम तो हो गया जीरो, सही है। तुम्हें दिख रहा है कि मोमेंटम इसमें दो डायमेंशन में है, सही है। तो इसमें इसका मतलब है तुम्हें टू डायमेंशनल एनालिसिस पहले करके सॉल्व करना होगा, फिर तुम्हें आंसर निकलेगा, सही। सो पहले मैं इसकी अगर वेलोसिटी निकालूं इस डायरेक्शन के अंदर, सही है। सो ये मेरे पास आ जाएगी v2, सही है, cos 60, राइट। और इसके मैं मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ टाइम 50 ग्राम्स, ओके। और यहाँ पे जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं निकालूं, सो मेरे पास आ जाएगा v2 sin 60, ये वेलोसिटी को कंपोनेंट आ गया, टाइम्स इसका मास, ओके। एंड द सेम थिंग गोज विद यहाँ पे, कि अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं, सही है, और वर्टिकल कंपोनेंट में निकालूं, सही है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v1 cos 60, सही है, और टाइम्स 50, राइट। एंड v1 sin 60 टाइम्स 50, ओके। ये मेरे पास आ गया, सही। 100 के आप साथ कुछ भी नहीं बता रहे करोगे थे जी। एंगल जिसके साथ आप बता रहे थे जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ हम कॉस लगाते हैं। जी भाई। तो ये तो 60 के साथ तो साइन लिखा है आपने वर्टिकल। हाँ, तो उसके साथ एंगल नहीं है, इस वजह से। वर्टिकल में एंगल है तो। कहाँ है? अच्छा। अबे मतलब, वो रट्टा लगाने के लिए भाई, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, ये पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस, और बेस के साथ एंगल बन रहा है ना, सही, सर ये तो हम एंगल। इसको हम्म। इसको क्या इक्वल कर देंगे 8 के, अबे अबे, दो या मिनट बस तो दे, इसको अबे साइन जाना, रखें? 2 मिनट तो दे, बता रहा हूँ। पहले उसकी उसकी टेंशन तो कंप्लीट करें। भाई ये समझ रहे हैं हमारे? अच्छा, वो ग्राउंड के साथ जो बना रहा है। हाँ, ये जो ग्राउंड के साथ एंगल, अगर यहाँ पे एंगल होता ना, अगर यूं एंगल होता तो फिर यहाँ पे हम कॉस साइन ले, इस साइन के बजाय कॉस लेते इसको, सही हो गया। ठीक है। सही है। अब आ जाओ हारून आपकी बात पे, सही है। अब देखो, हम वर्टिकल अलग ले लेते हैं और हॉरिजॉन्टल अलग कर लेते हैं, सही है। हॉरिजॉन्टल, सही है। देखो, इनिशियल तो वर्टिकल भी जीरो है और हॉरिजॉन्टल भी जीरो है, क्योंकि उसने कहा कि स्टेशनरी है वो एक्सप्लोड हो रहा है, सही है।
जबकि फिर आफ्टर जब एक्सप्लोजन हो गई तो वर्टिकल में अब दो मोमेंटम ऊपर को दिख रहे हैं आपको, सही, और एक मोमेंटम नीचे को दिख रहा होगा, सही। अब अपवर्ड अगर आप पॉजिटिव ले लो तो डाउनवर्ड नेगेटिव ले लो, अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लो तो अपवर्ड नेगेटिव ले लो, ओके। सो मैंने अपवर्ड पॉजिटिव ले लिया, सो V1 साइन 60, सही है, इंटू 50 प्लस V2 साइन 60 इंटू 50, सही है, एंड माइनस माइनस 8, ये वेलोसिटी है, टाइम्स इसका 100, सही है। ये आ गया मेरे पास वर्टिकल का, सही है। हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल का सीन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के अंदर एक दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, एक राइट को जा रहा है, एक लेफ्ट को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक उधर को जा रहा है, दोनों को एक वेट कर देते हैं, सही है। सो 50 इंटू V1 cos 60, सही है, एंड इज इक्वल्स टू 50 इंटू V2 cos 60, राइट। दोनों एक ही चीज है, बस V1 V2 का फर्क है, राइट। यहाँ से अगर तुम सर ये 50 फॉर्मूला 50, रिजल्टेंट फोर्स का है, टोटल फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स का नहीं है, मोमेंटम का है। अच्छा अच्छा, मतलब ठीक है। हम एम वी कर रहे हैं ना, हर जगह पे हम एम वी कर रहे हैं, सही, और वी का हमने कंपोनेंट बनाया हुआ है, सही, वी को हमने ब्रेक किया हुआ है, सही है। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। सही हो गया। सो ये हो गया cos 60 कैंसिल हो गया, V1 इज इक्वल टू V2 आ गया, राइट। हमें ये पता चल गया कि भाई वेलोसिटी दोनों की बराबर आनी चाहिए। अब हम किसी भी एक के लिए वेलोसिटी निकाल लेते हैं, V1 को V2 की जगह पे रख दो, V2 को V1 की जगह पे रख दो, सॉल्व कर लो, सही है। सो मैं रख रहा हूँ V1 साइन 60 होता है √3/2, जब तुम कैलकुलेटर में करोगे तुम, सही, 0.866 होगा, सही, इंटू 50, सही है, प्लस, अच्छा V2 को मैं V1 कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है V1 और V2 आर इक्वल, सही है। V1 साइन, अच्छा साइन 60 तुम्हें पता है √3/2 होता है, 3/2, ओके, एंड 50, सही है। अच्छा मैं 8 टाइम्स 100 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, सो 8 टाइम्स 100 को मैं उधर ले गया, सही है। अच्छा जी, तुम्हें पता है कि 100 टू ज़ा और 50 1 ज़ा और 50 2 ज़ा 100, सही है, तो ये 50 50 मेरे पास कैंसिल हो गया। अच्छा जी, मेरे पास बच जाएगा 2V1 इंटू √3/2, सही, इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स 2, ओके। इस 2 को तुम इससे कैंसिल कर दो, तो तुम्हारे पास जो V आ जाएगा, V1 विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 8 2 16, 16 डिवाइडेड बाय √3। निकाल दो भाई, कितना आ रहा है, समझ में आया? 9.2 आता है इसका आंसर, सही है, आ रहा है। समझ में आया भाई, हारून समझ में आ गया, रेस्ट ऑफ यू गाइस समझ में आ गया? जीरो चांस से रखा ये है सिर्फ समझ वर्टिकल। आ गया। क्या बोल रहे हो, आवाज क्या बोल रहे हो? वर्टिकल जीरो क्या से आया? इनिशियल वर्टिकल जीरो है ना, मोमेंटम हमने रखना होता है ना, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन भाई, समझ रहे? सर एक सवाल है, ये हम लोग लाइक असली पेपर के दौरान इसी तरीके से करना है? हाँ जी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा एक एमसीक्यू के लिए? अबे भाई देखो, इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं ना, वो पेपर के अंदर सिर्फ 2 से 4 आते हैं, ओके। अब देखो तुम्हारे पास ये जो पूरी वर्कशीट है ना, ये वर्कशीट तकरीबन तुम्हें 2006 से मेरे ख्याल से हुई हुई है, सही है। और इस पूरी वर्कशीट के अंदर 2003 से हुई है, 2003 से 2024 तक की वर्कशीट है। इस वर्कशीट के अंदर सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन हैं जो कि 3 डायमेंशनल वाले, 2 डायमेंशनल वाले हैं, सही है, इसी तरह की कैलकुलेशन वाले हैं, सही है। और कुल मिला के कुछ 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुश्किल क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपको टाइम लगेगा, ओके। तो 22 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन 5 6 मिल रहे हैं, ओके। सो डोंट वरी, इसका पेपर के अंदर प्रोपोर्शन बहुत कम होता है, सही। अगर तुम्हें लगे इस तरह का कोई क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है कि जिसके अंदर ना वर्किंग बहुत ज्यादा है 1 मार्क के लिए, यू कैन स्किप इट फॉर नाउ, और आगे चल के तुम दूसरे काम कर लो और बाद में इसको कर लो, सही है ये। लेकिन देखो याद रखना, एक पेपर के अंदर वो 4 से 5 क्वेश्चन बनाता है डिफिकल्ट टाइप के, एक इलेक्ट्रिसिटी में से आता है, सही है, वेव्स के अंदर से बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, और बाकी सारे जो है ना शुरू के पावर, वर्क एनर्जी पावर का एक क्वेश्चन होता है जो कि काफी डिफिकल्ट होता है, कभी कभार मोमेंटम का दे देता है, कभी काइनेमैटिक्स का देता है, और अनसर्टेनिटी का देता है, राइट। ये कुछ 4 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि वो डिफिकल्ट बनाता है खुद ही बहुत, उसको पता होता है कि ये बच्चा नहीं कर सकेगा, उसको तुक्का लगाना पड़ेगा, सही है। तो ये चक्कर है, क्योंकि भाई मैक्सिमम मार्क्स जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, जो तुम घर में प्रैक्टिस करो अगर पेपर 1 की, अगर तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स 35 के आसपास आ रहे हैं, इसका मतलब है तुमने सब कुछ कर लिया। अबे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है कि सारा पेपर स्किप नहीं करना है, 1 2 क्वेश्चन होंगे कि जिसके, अब देखो जैसे ये एक डायरेक्शन वाला आ रहा है, सही, एक ये ऊपर आया हुआ है, एक ये आ रहा है, और तुम्हें जो है एक ये मिलेगा, बस ये 3 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये वर्कशीट खत्म, अच्छा ये एक और भी आया हुआ है, सही, फिर ये वर्कशीट खत्म हो जाएगी, सही। सो ये है, सही है। तो इसीलिए इसमें ज्यादा नहीं, बस ये एक और करते हैं, फिर उसके बाद जो है इसकी रिमेनिंग जो चीजें हैं उसको समझेंगे, और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आ जाओ भाई, कौन रीड कर रहा है भाई, मुंह से रीड कर ले बेटा।
A ball of mass 0. जी सर, ये वाला पढ़ना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऊपर वाला सही सही पड़ा। A ball of mass 0.2 kg traveling in the x direction at a speed of 0.5 meter per second collides with a ball of mass 0.3 kg traveling in the y direction at a speed of 0.4 meter per second. The two balls stick together after the collision, traveling at an angle to the x direction. What is the value of ये जो भी है? थीटा। ओके। अच्छा जी, देखो जो पहली वाली बॉल है, सही है, इस बॉल का वर्टिकल मोमेंटम जीरो है, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कोई ना कोई है, ओके। एंड ये वाली जो बॉल है, इसका वर्टिकल मोमेंटम कुछ ना कुछ है, हॉरिजॉन्टल जीरो। ये बात तो समझ में आ रही है सारों को, सही है। अब जो रिजल्टेंट है, जैसे ही ये दो बॉल टकराई, ये बेसिकली ना स्नूकर के अंदर होता है, सही है। जैसे ही ये दो बॉल टकराई, ये बॉल फिर इस तरह से मूव करने लगी, सही, इस तरह से ये बॉल मूव करने लगी, एक एक साथ एक मिलके, सही है, इस तरह से जा रही, सही हो गया। सो अब उसने कहा कि वैल्यू ऑफ थीटा आपने निकालनी है, सही है। अब हम, अगर तो तुम इसको समझने की कोशिश करो, सो इन्होंने ये बता दिया कि आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। स्टिक टुगेदर का मतलब है मास ऐड हो जाएगा दोनों का, 0.3 0.2 0.5, सही। मास दोनों का ऐड हो गया, सही। वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी होगी, सिंगल वेलोसिटी के साथ चलेंगी, राइट। और फाइनल मोमेंटम के ना तुम कंपोनेंट बना दो, अगर ब्रेक डाउन कर लो, सही, एक इस डायरेक्शन में, सही है, और एक उस डायरेक्शन में, सही, एक ये आ गया और एक ये आ गया, सही। अच्छा जी, वी, ये क्या बन जाएगा भाई, ये थीटा इधर है, सही, हमारा क्या बनेगा, कॉस बनेगा, साइन बनेगा, कॉस। गुड। वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, ओके। अच्छा, और साथ में इनका मास तुमने क्या लगाया, 0.5, ओके, और इसके साथ भी 0.5, राइट। अब वर्टिकल के लिए देखो, जब भी टू डायमेंशनल मोमेंटम आएगा, वर्टिकल अलग करोगे सॉल्व, हॉरिजॉन्टल अलग करोगे। वर्टिकल ये आ गया, और हॉरिजॉन्टल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल, सही है। अब आपको पता है कि इनिशियली इनिशियली वर्टिकल मोमेंटम सिर्फ इसकी वजह से, ओके। तो इसका जो है ना, मैंने ले लिया 0.3 इंटू 0.4, ओके। अच्छा, और इनिशियल मोमेंटम भी डाउनवर्ड है और फाइनल मोमेंटम भी डाउनवर्ड है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं, सही है। ये इनिशियल मोमेंटम आ गया, फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा, वी साइन थीटा इंटू 0.5। जरा सॉल्व कर लो, 0.3 इंटू 0.4 करोगे, 0.012, सही है, डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा, ओके। 0.24 आता है। सही है। अच्छा जी, और आप ये कह रहे हो आंसर 0.24 आप बता रहे हो, सही है। सो 0.24 जो है, वो आपके पास आ गया वी साइन थीटा की वैल्यू, सही है। हॉरिजॉन्टल के लिए कर लो इसी तरह से, हॉरिजॉन्टल की का जो मोमेंटम है वो सिर्फ इसकी वजह से है, सही। सो पॉइंट फिर फाइव आपने इसको नेगेटिव क्यों लिया? नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं लिए, ये गलती से लगी है। 0.5 इंटू 0.2, ओके, इज इक्वल्स टू, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम फाइनल क्या है, वी कॉस थीटा इंटू 0.5, वी कॉस थीटा इंटू 0.5, ओके। अब जरा सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू वी साइन मास थीटा। इनटू वेलोसिटी होता है ना, जी भाई। तो 0.5 मास तो नहीं है, 0.2 है। हाँ जी। 0.5 क्यों लिया ये मैंने? है, ऐसा चमाट पड़ेगा ना बे, अगर मैं 2 × 3 लिखूं या 3 × 2 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, तो फिर, एक मिनट। अबे भाई 0.5 इसकी वेलोसिटी है और 0.2 इसका मास है, ये मास आ गया, ये वेलोसिटी आ गई, क्या मसला है, क्या मसला है? बोलो ना। तो वी कॉस थीटा इंटू 0.5 क्यों किया ये मैं? तो भाई इनका जो मास है वो तो 0.5 है ना, क्योंकि ये दोनों स्टिक टुगेदर है, स्टिक टुगेदर का मतलब है दोनों कंबाइन हो गए हैं, अच्छा कंबाइन अच्छा होने का मतलब अच्छा, है दोनों के मासेस ऐड हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। ठीक है, वही मैं पूछ। ओके ओके, सॉरी भाई। सो ये हो जाएगा 1/5, ये 0.2 हो जाएगा, 0.2 इज इक्वल्स टू वी, ये वी कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा, ओके, सही है, वी कॉस थीटा, ओके।
अब v को सब्जेक्ट बना लो, दोनों को इक्वेट कर लो। सही है। जब आप v को सब्जेक्ट बनाओगे, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0.24 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो यहाँ से आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, दोनों को इक्वेट कर लो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सही है। सो 0.24 divided by cos theta is, sorry, sin theta divided by sin theta is equals to 0.2 divided by cos theta, right? सही, रीअरेंज कर लो, ये बन जाएगा sin theta divided by cos theta is equals to 0.24 divided by 0.2। sin theta upon cos theta क्या होता है बच्चों? tan theta होता है, ऐसे पढ़ा है। सही है। सो तुम्हारे पास आ गया, अब तुम इसको tan इनवर्स कर लो। tan इनवर्स एंड 0.24 डिवाइडेड बाय 0.2। सही है। तो कितना आएगा बता दो? 50 आ रहा है सर। 50 आ रहा है, परफेक्ट। सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है। सही है। 2 डायमेंशनल मोमेंटम भी मैंने समझा दिया और 1 डायमेंशनल मोमेंटम भी मैंने समझा दिया। सही है। अब आ जाओ। अम, हमारे पास टाइम है बस 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन कर लेते हैं। सही है, आ जाओ। अच्छा, एनर्जीज इन द कोलिजन हमने देखनी है। ओके, सही है, आखिरी चीज है एनर्जीज इन कोलिजन। ओके भाई, देखो सीन ये है, मैंने मोमेंटम पूरा कंप्लीट करवा दिए। मैं कल क्लास नहीं लेने वाला हूँ। ओके, और मुझे मंडे संडे के दिन पूरा मोमेंटम कंप्लीट चाहिए। ओके, पेपर 2 मुझे कंप्लीट चाहिए कुछ भी करके। सही हो सर गया। कल नहीं है क्लास? कल मैं नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। सही है। तो मैं मोमेंटम का पेपर 2 मुझे हर हाल में कंप्लीट चाहिए, क्वेश्चन 2। सही, मतलब जो क्वेश्चन थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, वो मुझे हर हाल में कंप्लीट चाहिए। सही है, कल के कल। ओके, सर आप रिकॉर्डिंग और नोट्स भेज दें। भेजूंगा भाई। उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 15 होंगे मैक्सिमम, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा। लेकिन मुझे कल ये कल कंप्लीट चाहिए। परसों मंडे और मंडे ट्यूसडे के दिन मैंने फोर्सेस पूरा कंप्लीट करना है। मैं मंडे के दिन क्लास ले रहा हूँ, संडे सैटरडे वाली। संडे मंडे ये 2 दिन क्लास होंगी। ओके, तो ये 2 दिन क्लास के अंदर मैंने फोर्सेस मुकम्मल करना है और फिर उसके क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, सो बी केयरफुल, मुझे कल के कल ही कंप्लीट चाहिए। और मैंने फिर इस वीक के अंदर मैंने कोशिश करना है बाकी जितने भी चैप्टर है ना, इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर मैक्सिमम कंप्लीट करना है। सही है, सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर मुझे सिलेबस आराम में कंप्लीट चाहिए। राइट, हमारे फोर्सेस सर बाकी है, मोमेंट बाकी है, और हमारे पास फोर्स एक्सटेंशन, प्रेशर डेंसिटी, ये 4 चीज़ें बाकी हैं। बोलो। सर वो सर मंडे को पार्ट फिर वो पासपोर्ट वाली क्लास भी होगी? हाँ जी। सर पार्टिकल्स वगैरह भी तो है। हाँ जी, पार्टिकल भी है। पार्टिकल यार देखो, मैंने ना एक उनकी आज की रात में क्लास रखी है 9 बजे, 9 साढ़े 9 पे। सही है। अगर तो तुम लोग ने आना हो, आ जाना, रिवीजन क्लास है। सही है, उसके अंदर मैंने वो कराना है। अब मैं वेव शायद करवा रहा हूँ या पार्टिकल करवा रहा हूँ। सही है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ करवा रहा हूँ, प्रॉब्ली वेव करवा रहा हूँ। सही है। तो अगर जो जिसका वेव कंप्लीट इनकम्प्लीट है, जिसको लग रहा है वेव पढ़ना है, तो भाई वेव आ जाना। सही है। मैं एक क्विक रिकैप दूंगा, मैंने 1 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट करना है। जो जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी बस सिर्फ उसका वो करूंगा। बाकी जो है ना चीज़ें आगे चलते जाऊंगा। सही हो गया। तो ये कहानी है। सही है। सर आप मैसेज भेज देंगे जी जी क्लासमेट्स भाई, के जी लिए। जी जी भाई, सर जी जी, कर प्लीज। दूंगा कर दूंगा कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलो आ जाओ भाई। ओके। अब जो है हमारे पास मोमेंटम की बात तो हमने कर ली। सही है। याद रखना कि ये हमारे पास जो है ना आइसोलेटेड सिस्टम जो है ना, वो मोमेंटम से रिलेटेड होता है। सही है। अब हमने जो है ना एनर्जीज की बात करनी है, मेनली काइनेटिक एनर्जी की। राइट। अगर तो हमारा जो है ना सिस्टम के अंदर 3 टाइप की एनर्जी है। सही है, 2 टाइप की एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और एक एनर्जी होगी टोटल एनर्जी। सही है। टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। सही है, ऑलवेज कंजर्व। ओके, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो अगर कंजर्व है तो आपके पास इलास्टिक कोलिजन। ओके, काइनेटिक एनर्जी अगर आपके पास कंजर्व है, कंजर्व्ड, सही है, तो आप इसको क्या कहोगे? इलास्टिक कोलिजन। ओके, और काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व नहीं है तो आप क्या कहोगे? इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, इन इलास्टिक कोलिजन। ये बात समझ में आ गई भाई? काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व होगी तो इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी तो इन इलास्टिक कोलिजन। सही है।
मैं इसकी डेफिनेशन बस लिखवा रहा हूँ। इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन, सही। इन इलास्टिक की तुम खुद ही लिख सकते हो, उसको ऑपोजिट बना लेना, सही। इलास्टिक कोलिजन के अंदर हम कहते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन विल बी कंजर्व्ड। ओके। अगर तो कंजर्व होगी तो इलास्टिक कोलिजन कंजर्व नहीं है, तो फिर इलास्टिक, राइट। लेकिन टोटल होनी चाहिए, सही है। और चूंकि काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता है, अच्छा फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का, सही है। अच्छा, चूंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो इस वजह से हम इसकी डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर हो गया? यस। फिर एक एक वर्ड हमारे पास और इसके अंदर आएगा, जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ओके। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है ना, वो उसके अंदर बस हमारे पास वो भी इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन डेफिनेशन वाइज एक ही है। बस इसके अंदर ना एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आ जाता है आपके पास, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, सही हो गया। सही, ये इसका फॉर्मूला होता है, सही। ये स्पेसिफिक फॉर्मूला जो कि इसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, राइट। ये बस इलास्टिसिटी का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। ओके। अगर तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो इन इलास्टिक कोलिजन। ओके। अगर तो आपके पास इलास्टिक कोलिजन होगा तो हमने कहा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी आपने देखनी है, बिफोर के लिए निकालनी है और आफ्टर के लिए निकालनी है, इक्वेट कर देना, सॉल्व हो जाएगा, सही। और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो उसके लिए फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आप उससे कोई भी वेलोसिटी निकालोगे, राइट। और इसके अंदर डायरेक्शन आपने अपने हिसाब से रखनी होगी, सही है। चलो ये भी हो गया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा, डन। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा जी, सही है। पहले वाला क्वेश्चन देख लो यार, मैं इसमें लिख नहीं सकता ना यार, ये किस उसमें खुलता है? सेव फाइल, फिर नहीं है। perfectly elastic representation जाती है। आ जाओ, इसी 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 क्वेश्चन से देख लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को। अब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सही है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना हम अप्लाई करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट, सही है। देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो सेम ही है, सही है। कॉन्सेप्ट वाइज में कोई चीज डिफरेंट नहीं है, सही है। यानी जो इलास्टिक कोलिजन है, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, वो कंजर्व्ड है। ओके। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर ना सॉल्व करने के लिए हम ये लगा रहे होते हैं, सही है। और उसके अंदर हम ये कहते हैं, इसके अंदर हम ये लिखते हैं कि भाई relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation। ओके। ये हमारे पास होता है, सही। relative velocity का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास जो है, अगर लेट से एक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, सही है। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अगर आ रहे हैं, सही है। ये लेट से 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, राइट। सही है। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर आप इसके रिस्पेक्ट से इसको देखोगे या आप इसके रिस्पेक्ट से इसको देखोगे, इन दोनों केसेस के अंदर आपको जो वेलोसिटी फील होगी वो 9 मीटर पर सेकंड फील होगी, राइट। और वो क्यों? क्योंकि एक सेकंड के अंदर, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड का मतलब है कि मीटर्स इन 1 सेकंड। ओके। सो एक सेकंड के अंदर ये 4 मीटर आगे जा रहा है इस तरफ, और एक सेकंड के अंदर ये 5 मीटर आगे जा रहा है। ओके। तो जब एड अप करोगे, सो एक सेकंड के अंदर ओवरऑल 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ,
सही है, तो ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सही है, अक्सर तुमने देखा होगा कि अगर हाईवे पे तुम्हारे सामने से कोई गाड़ी आती है तो तुम्हें बहुत तेजी से आती हुई फील होती है, और जब तुम्हारे आगे कोई गाड़ी जा रही होती है आगे की तरफ, तुम्हें तुम्हें स्लो फील होती है, राइट। ऐसे लग रहा है कि वो, ऐसे लगता है कि वो इतनी ज्यादा स्पीड पे नहीं जा रहा, लेकिन जब तुम उससे पूछो कि भाई कि कितनी स्पीड पे जा रहा था, बोलेगा भाई 200 प्लस जा रहा था मैं। सही है, तुम बोलोगे फील तो नहीं हो रहा था, क्योंकि तुम भी उसी स्पीड पे जा रहे हो, राइट। तो ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये होती है कि अगर तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और वो दो ऑब्जेक्ट अवे जा रहे हैं, एक मतलब सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, लेट्स से, सही है, इधर जा रहे हैं, सही है। अब देखो होगा क्या, ये जो है 5 मीटर आगे गया, उन 5 मीटर से में से 4 मीटर इसने कवर कर लिए, तो रिमेनिंग कितना बचा? 1 मीटर का बचा डिस्टेंस, राइट। तो अब जब 1 मीटर का डिस्टेंस बचा, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 1 मीटर पर सेकेंड की होगी, राइट। और 1 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी चूंकि कम है, 9 मीटर से, यहाँ पे 9 मीटर पर सेकेंड आ रही है, सही है, 9 मीटर पर सेकेंड आ रही है रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। से 9 मीटर समझ नहीं आया, वो 5 मीटर 1 सेकंड में गया, ये 4 है, हाँ तो तो एक बचा ना। एक एक सेकंड के अंदर, नहीं नहीं माइनस नहीं करना, देखो एक सेकंड के अंदर जो टोटल डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं वो देखना है आपने, सही है। तो जो, क्योंकि देखो रिलेटिव का मतलब ये है कि भाई इसके रिस्पेक्ट से आप इसको देख रहे हो, राइट। तो अगर इसके मतलब ये, अगर इसके रिस्पेक्ट से अगर आप इसको देख रहे हो तो ये जो 4 आया है, राइट, लेकिन साथ साथ ये भी तो इसके करीब आ रहा है ना। तो अप्रोच देख रहे हो कि 1 सेकंड के अंदर दोनों कितना अप्रोच हुए, राइट। तो 9 मीटर की अप्रोच हो गई ये दोनों की 1 सेकंड के अंदर, समझ पा रहे हो? ये कॉन्सेप्ट है बस। 1 सेकंड के अंदर ये 9 मीटर ट्रेवल करेंगे तो अप्रोच कर जाएंगे। हाँ, मतलब 9 मीटर की अप्रोच हुई है दोनों की, सही है, कंप्लीटली अप्रोच नहीं हुए लेकिन 9 मीटर अप्रोच हो चुके हैं, सही है। बाकी जितना भी अप्रोच कर जाएंगे वो उसी हिसाब से होगा। और अगर अवे जाएंगे तो फिर आप उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, इसके अंदर तो उल्टी कहानी है, अगर तुम ऐसा कह लो, सही हो गया। सो इसके अंदर आप ये कहते हो कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सही है। तो ये आपके पास है अप्रोच, सही, ये आपके पास है सेपरेशन, सही हो गया। अच्छा जी, अब आ जाओ जरा इसको, और इसके अंदर जो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो फॉर्मूला U1 - U2 इज इक्वल टू V2 - V1, ओके, ये फॉर्मूला लगाते हैं, इस इसको लगा के चेक कर लेते हैं, सही है। मेरे पास ये आ गया, मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, सही है। उसे तुमसे कह दिया कि भाई तुम्हारे पास जो है टू स्फीयर्स है, ए बी अप्रोच ईच अदर अलोंग द स्ट्रेट यू के, सही है। एंड ओके, उन्होंने कहा विच इक्वेशन अप्लाइज फॉर द इलास्टिक कोलिजन, ओके। अभी इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक ऑल दो उसे नहीं कहा, लेकिन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक के अंदर तुम सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, सही है, क्योंकि यहाँ पे भी फिलहाल इन्होंने कोई ऐसे हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, सही है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं भाई, हमने फॉर्मूला लिख लिया अपने पास, U1 - U2 इज इक्वल टू V2 - V1, सही है। अब देखो U1, तो हमारे पास ये प्लस डायरेक्शन में, हम इसको माइनस ले लेते हैं, ये प्लस है और इसको हम प्लस ले लेते हैं, सही है। सो U1 ऐसे ही रहा, ये UA ऐसे ही रहा, माइनस UB जो होगा वो माइनस के साइन के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में UB हो गया, इज इक्वल टू VA जो है VB, सही है। VB जो है वो मेरे पास, V2 जो है वो मेरे पास VB है, सेम डायरेक्शन के अंदर है, माइनस VA, ये सेम डायरेक्शन के अंदर है, सही है। सो UA प्लस UB इज इक्वल टू VB माइनस VA, ओके। सो ये A बन रहा है, ओके। बच्चों, इज दैट क्लियर? हाँ जी, समझ में आता है ये? अगर तो ये समझ में आता जी है, सर। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, जी सही है। तो हमारे पास जो है कोलाइड इलास्टिकली है, सही है। कभी कभार इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, सही है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आ गया, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, एग्जैक्ट सेम चीज होगी, सही है। सही है, बस अब मैं और नहीं करा रहा, सही है, बैठो सुकून से बैठो। इसके मुझे सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट चाहिए, सही है। अगर तो तुम बोलते हो तुम इसकी जो है पास वर्ग की दो सफ़े हैं, सही है, पास वर्ग की अगर तुम बोलते हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ही ले लो, सही है, तुम्हें दोनों सफ़े की स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे आराम से अभी अभी, सही है। एक इसका ले लो, सही है, ले लिया। 1 मिनट सर, हम्म, ले ली। सही हो गया। और एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, सही है, ले लिया, हो गया।
ठीक। और सर एक पांच इस पेपर में सवाल ये वाला समझाते हैं, ये समझ में देखो इसके जिसने भी स्क्रीनशॉट लिए वो ग्रुप में भेज देना। भाई ग्रुप पे भेजियो भाई। ओके भाई देखो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन ये है इसकी कि आपने जो है बस सिर्फ डायरेक्शन को कंसिडर करना है। पहले आपने फॉर्मूला लगाया, सही, फॉर्मूला आपके पास जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, सही, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, सही, फॉर्मूला आपने उठा लिया, फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, ये फॉर्मूला आ गया, सही है, वी ए ऐसे ही आ गया। अब देखो वी बी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने सिर्फ उसकी साइन कंसिडर किया और बाकी फॉर्मूला के अंदर कोई भी चीज़ चेंज नहीं की है, सही, फॉर्मूला के अंदर सिर्फ ऊपर से वैल्यूज उठा के रखनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना, v1 - v2 इज इक्वल टू u1 - u2 इज इक्वल टू v2 - v1, फॉर्मूला यही रहेगा, सही है। फिर उसके अंदर आप चीज़ें सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, सही, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आएगा। ओके चलो, क्लास हो गई है, मोमेंटम के लिए कंप्लीट करके लाओगे। परसों जो है मैंने वो करना है, क्या बोलते हैं, परसों जो है वो हमने फिर फोर्सेज इंशाल्लाह शुरू करना है, और 2 क्लासेस के अंदर हम कोशिश करेंगे फोर्सेज हमारा कंप्लीट हो। और फिर उसके बाद जो है ना मे बी मैं जो है ना थर्सडे और वेंसडे थर्सडे क्लास लगा लूँ, सही, मे बी पॉसिबल, सही, और उसके अंदर एक चैप्टर और निपटा दूंगा, फिर फ्राइडे ऑफ करूंगा, सैटरडे संडे क्लास करके एक चैप्टर और निपट जाएगा, सही है। तो 2 क्लासेस के अंदर चैप्टर निपट जाएगा और एक एक दिन तुम्हें होमवर्क का मिलता रहेगा, सही है। जो बड़ा फोर्सेस चैप्टर के होगा, बाद वर्क पावर एनर्जी ना। फोर्सेस के बाद मोमेंट आएगा, हुक्स लॉ आएगा, और फिर उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, और फिर प्रेशर, ये 4 चीज़ें हैं। फोर्सेस है, मोमेंट है, हुक्स लॉ है, वर्क एनर्जी, पावर है, और प्रेशर डेंसिटी, 5 चीज़ें बचती हैं आप लोगों की, सही है। तो पांच सर चीज़ें पार्टिकल फिजिक्स कब करवाएंगे? हाँ हाँ, पार्टिकल फिजिक्स भी है, पार्टिकल फिजिक्स एंड में हो जाएगी, पार्टिकल फिजिक्स ना इतनी वेटेज नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है और वो एक चीज़ आती है, तो वो बिल्कुल एंड में करेंगे, सही, उसका मसला नहीं है। सही हो गया, चलो बस अब एंड कर दूँ, सही, नमाज का टाइम भी हो रहा है, नमाज के लिए भागते हैं, सही, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, परसों मुलाकात होती है, सही, चलो, ओके सर। ओके सर जी, ओके अल्लाह भाई, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।